नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जैसलमेर कोतवाली के सामने एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक देवा गांव का रहने वाला गोवर्धन माली अपने ऊपर लगे झूठे केस को लेकर परेशान था, जिसके बाद उसने तेल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। उसने खुद पर तेल छिड़क लिया और आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे गोवर्धन को स्थानीय जवान अस्पताल में ले गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम दौलत राम चौधरी, डीएसपी प्रियंका कुमावत भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित के मुताबिक उसे मोहनगढ़ थाना इलाके की रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी ने झूठे मुकदमे में फंसा रखा है, जिसे लेकर उसने कई बार बात की। अपना पक्ष महिला थाना और एसपी के सामने भी रखा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में उसके पास आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस बारे में एसडीएम और डीएसपी का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी। थाने के सामने हुई थी सुबह के बाद ही कोर्ट कचहरी में ये एसपी के पेश हो गए थे कल, और महिला थाने में पेश हो गए थे। वो बार बार परेशान या धमकियां मिल रही थी, इसके कारण जश्मीर आके इन्होंने ये किया। ये भी मॉर्निंग में सूचना मिली कि किसी ने खुद को आग लगा ली है, तो इस पे तुरंत उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। इनका नाम गोवर्धन राम है और इनका थाने में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और एक और मुकदमा इनके अगेंस्ट में भी हो रखा है। वो जिंदा है, लेकिन उसे खुद के जिंदा होने का सबूत चाहिए, क्योंकि उसके परिवार वालों ने ही उसकी जमीन हड़पने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा डाला। अब बेचारा खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। खबर भरतपुर से है। देखिए इस शख्स को जो खुद को कागजों में जिंदा दिखाने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित सेवर थाना इलाके के श्रीनगर गांव का रहने वाला है। नाम है महेश चंद गुर्जर। महेश प्रार्थना पत्र लेकर एडीएम के पास पहुंचा और ज्ञापन दिया, जिसमें उसने अपने चाचा धर्म सिंह और बीरी सिंह पर बंधक बनाकर रखने और फिर उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उसे, उसकी पत्नी और उसकी मां को सालों तक घर में बंधक की तरह रखा गया। उनके दादा ने वसीयत के आधार पर जो संपत्ति लिखी थी उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर मेरा दिव्यांग कोटे से आने वाली पेंशन भी बंद करवा दी। मैंने जीवित होने की वाला ये मैडम से लग सका और मेरी कागज में मरा हुआ हूँ। मैं जीवित होना चाहता हूँ। ग्रामीणों की राह सुगम करने के लिए सरकारी स्तर पर करोड़ों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लीपापोती और ठेकेदार की लापरवाही विकास के उन दावों पर पानी फेर देती है। ऐसा ही एक मामला चाकसू क्षेत्र में देखने को मिला, जहां शक्कर खावदा से कई गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम 1.5 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। 9 किलोमीटर की सड़क के नवीनीकरण के तहत जहां निर्माण कार्य हो चुका है, वहां भी बारिश के चलते गड्ढे हो चुके हैं और सड़क से रोड़े उखड़कर बिखरने लगे हैं, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। लोगों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक शक्कर खावदा से बड़ी मालपुरिया होकर गोविंदपुरा तक 4 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि सड़क नवीनीकरण के लिए स्वीकृत हुई थी। जनवरी 2021 में सांसद और विधायक ने सड़क का शिलान्यास भी किया था। यहाँ करीब 5 किलोमीटर तक ही सड़क निर्माण किया गया है, जबकि शेष सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया। सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की बात बेमानी है। जब शिक्षकों की संख्या ही पूरी नहीं हो रही तो शिक्षा देगा कौन? आम जगहों की बात तो छोड़िए, मंत्री जी के गांव के स्कूल में भी शिक्षकों का टोटा है। हम मंत्री मुरारीलाल मीणा के गांव की बात कर रहे हैं। दौसा के बांदीकुई उपखंड का अलियापाड़ा गांव, यही है मंत्री मुरारीलाल मीणा का गांव। अब जरा यहाँ के सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। अब जरा यहाँ के सरकारी स्कूल की हालत जान लीजिए। कक्षाएं 12 हैं, लेकिन टीचर सिर्फ 4। पढ़ाई का लेवल क्या होगा समझना मुश्किल नहीं है। आखिरकार पढ़ाई के गिरते स्तर से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और स्कूल में ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने न तो स्कूल के बच्चों को अंदर प्रवेश करने दिया और न ही स्टाफ को। गांव वाले भी कह रहे हैं कि जब मंत्री जी के गांव के स्कूलों में ही शिक्षकों की कमी है, तो भला प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का क्या हाल होगा।
बूंदी शहर सहित पूरे जिले में जारी बेहतरीन बूंदी अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इस अभियान में बाधा बन रहे ठेला संचालकों को कलेक्टर ने अनोखी सजा सुनाई। कलेक्टर ने कोटा रोड की चौपाटी पर गंदगी फैलाने वाले ठेला संचालकों को ऐतिहासिक नागर कुंड की सफाई करने की सजा सुनाई है। साथ ही अपने आसपास फिर से गंदगी नहीं फैलाने की शर्त पर चौपाटी पर ठेले लगाने की अनुमति दी, जिसके बाद 40 से 50 ठेला संचालकों ने लगातार 4 घंटों की मेहनत के बाद एक कुंड यानी नागर कुंड की सफाई कर उसे चकाचक कर दिया। बूंदी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए बेहतरीन बूंदी बनाने की मुहिम में जुटे जिला कलेक्टर को कोटा रोड चौपाटी पर गंदगी नजर आने से उन्होंने चौपाटी पर लगे चाट पकौड़ी के ठेलों को हटाने का आदेश दे दिया था, जिससे ठेला संचालकों में खलबली मची हुई थी। तो आप थोड़ी बहुत अपना संगठन पे जिम्मेदारी दो और नागर सागर कुंड की सफाई करवाओ, ताकि सुंदरता बनी रहेगी। तो पर्यटक आएंगे, देखने वाले आएंगे तो अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगी। इसलिए सफाई कर रहे हो? हाँ, आपकी बिक्री ज्यादा होएगी और हम तो इसलिए हम खुशी खुशी हम इसको सफाई कर रहे हैं। भारी बारिश ने राजस्थान के भी कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच सीकर जिले के फतेहपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया और इस पानी में फंस गई एक स्कूली बस। स्कूल बस जल जमाव वाले इलाके से ही गुजर रही थी कि ज्यादा पानी होने के कारण बंद हो गई, जिसके बाद बस में सवार बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। करीब 30 मिनट तक बच्चों की जान हलक में अटकी रही। इधर पानी में बस फंसे होने की खबर पाते ही स्कूल प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एक ट्रैक्टर भेजा गया। सभी बच्चों को बस से निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सीकर कंट्रोल रूम के मुताबिक पिछले 24 घंटे में फतेहपुर में करीब 59 mm बारिश हुई है। 1 घंटे तक लगातार तेज बारिश के कारण छतरिया बस स्टैंड, केके ट्रेवल्स की गली सहित कई इलाकों में पानी जमा हो गया। वहीं कई दुकानों में भी घुस गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। केरल में भारी बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कुन्नूर जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। जिले के पुल्लाकुट्टी में लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान हुआ है। इस लैंडस्लाइड और जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के हजारों लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुच्ची में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहाँ बारिश के कारण पेरियार नदी में बाढ़ आ गई है, जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बाढ़ में अलुवा का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी पूरी तरह से डूब गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों को रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के प्रशासन ने भी सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिए हैं। मानसून की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश से उफनाए लेवड़ा नदी का पानी नैनीताल रोड पर आ गया, जिससे सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं और राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं गडप्पू नाला उफनने से पानी बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र झारखंडी और चबरान गांव में घुस गया। पानी के तेज बहाव में दोनों गांवों को जोड़ने वाला कच्चा मार्ग भी बह गया। वहीं खेतों में लगी धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी कई घरों में भी घुस गया। जितना भी आ रहा है सब पहाड़ से आ रहा है और पूरे गांव को बहा चुका है पानी। इसमें प्रशासन को भी हमने काफी बार कह चुके हैं इस पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी में जमा मलबा तबाही का सबब बन सकता है। हर साल गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गंगोत्री धाम समेत आसपास की आबादी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।
पिछले सालों में गंगोत्री से गोमुख तक के गदेरों में आए उफान के कारण इस क्षेत्र में भारी मलबा जमा है। भागीरथी के पानी के साथ बहकर नीचे आ रहा है। इसी कारण गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर के हिस्से में भारी मलबा जमा हो गया और नदी तल काफी ऊंचा हो गया। ऐसे में अगर हरिद्वार ऋषिकेश की तरह गंगोत्री क्षेत्र में भी नदी तल की सफाई नहीं की गई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। इतना बड़ा हादसा कि मलबे के ये ढेर गंगोत्री धाम सहित कई इलाकों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। गंगोत्री धाम में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से गंगोत्री धाम का रिवर बेड जो है वो काफी उठ गया। पिछले कई सालों से लगातार जो रिवर बेड है उड़ता जा रहा है। आप तस्वीरें देखते हैं किस तरह से घाट को टक्कर मारते हुए नदी का जो वेग है तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो पूरी तरह खतरा घाटों से लेकर गंगोत्री धाम को है। लगातार पिछले कुछ सालों में जो नदी का रिवर बेड है वो लगातार बढ़ा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्रियों और युवा सांसदों ने दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से ये तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई है। इस यात्रा को लाल किले पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ लाल किले से सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली में स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी सांसद और युवा नेताओं ने इस बाइक रैली में हिस्सा लिया और देश पर बलिदान हुए शहीदों को नमन किया। क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा फहराएं। इस कॉल के तहत सांसदों ने और मंत्रीगणों ने आज लाल किले की प्राचीर से हम यात्रा निकाल रहे हैं। अपने कर्तव्य बोध को ध्यान में लेते हुए हर घर तिरंगा फहराने का, भारत के भविष्य को लहराने का काम करें। नदी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पाली भी घर घर तिरंगा लहराने को तैयार दिख रहा है। शहर में तिरंगे की मांग इतनी बढ़ गई है, झंडा तैयार करने वाले दिन रात एक किए हुए हैं। इतना ही नहीं, पाली में पूरे प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी तिरंगा बनाने के ऑर्डर लगातार आ रहे हैं, जिससे कपड़ा व्यवसायियों और मजदूरों के चेहरे पर भी तिरंगे को तैयार करने का गौरव झलकने लगा है। सभी लोग इस कार्य में दोगुने उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार से भी ऑर्डर मिले हैं, जिसके बाद पाली में आधा दर्जन से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां तिरंगा बनाने का काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पाली के कपड़ा उद्यमियों को गुजरात से ऑर्डर ज्यादा मिले हैं। उनकी माने तो देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मंडी सूरत में ही कपड़ा व्यापारियों को 5 करोड़ से अधिक तिरंगे का ऑर्डर मिला है, जिन्हें पूरा करने के लिए दिन रात औद्योगिक इकाइयों में काम चल रहा है। हर घर तिरंगा को लेकर प्रशासन की ओर से भी नुक्कड़ नाटकों के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घरों पर तिरंगा लगाने को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले 4 भारतीय अवध बिहारी लाल, महेंद्र प्रताप, गोविंद नंद और विजय शंकर ने माउंट आबू के नगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की और इस मौके पर नगर पालिका के ओर से चारों पर्वतारोहियों को माउंट आबू की तस्वीर उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस दल ने न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है, बल्कि 11 देशों की 4,25,000 किलोमीटर की यात्रा भी की है। दल में शामिल इन लोगों ने सिरोही के कलेक्टर और माउंट आबू के एसडीएम कनिष्क कटारिया से भी मुलाकात की और बताया कि उनका दल पर्यावरण, सड़क सुरक्षा, सामाजिक सुधार का संदेश लोगों को दे रहा है। पूरी दुनिया की यात्रा कर ये पर्वतरोही युवाओं के लिए मोटिवेशन बन रहे हैं। इन पर्वतरोहियों ने माउंट आबू को बेहद ही शानदार पर्यटक स्थल बनाया और कहा कि वो पूरे भारत में माउंट आबू का प्रचार करेंगे ताकि यहाँ के पर्यटन को नई उड़ान मिल सके। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन की मौजूदा भव्य इमारत अब तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगी। जी हां, रेलवे ने अब बढ़ते यात्री भार को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ की लागत से योजना तैयार की है।
जिसके बाद स्टेशन की मौजूदा इमारत की जगह एक भव्य और विशाल रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, वो भी ऐसा जहां रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आएगी। साथ ही सफर को प्यारा बनाने के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चाहते हैं कि उनके गृहनगर जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन की बहुउद्देशीय, बहुमंजिला और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई इमारत का जल्द से जल्द निर्माण हो सके, ताकि सुदूर प्रदेशों और 7 समंदर पार से आने वाले विदेशी पावनों को यहाँ मनचाही सुविधा मिल सके। रेल मंत्री की मंशा के अनुरूप ही रेलवे ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की इबारत लिख दी है। जो वर्क है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। करीब तकरीबन 500 करोड़ के लागत से ये स्टेशन रिडेवलपमेंट का कार्य हो रहा है और ये 3 साल का अवधि है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें इनिशियली RLDA ने इसका टेंडर करा था, कंसल्टेंसी, और अब ये कंस्ट्रक्शन विंग जो है उत्तर पश्चिम रेलवे की, उसके तहत किया जाएगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जोन वाइज सफाई व्यवस्था के तहत मुरलीपुरा जोन में नए हूपर शुरू किए गए हैं। जोन के 21 वार्डों के लिए 52 नए हूपर को महापौर सौम्या गुजर और कमिश्नर महेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए दोगुनी क्षमता के इन हूपरों को सफाई व्यवस्था के लिए रवाना किया गया। 3 महीने बाद हूपर को RFID सिस्टम से जोड़ा जाएगा। निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने बताया कि जिन जोन में टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है, उस जोन के हूपरों को दूसरे जोन के वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे वार्डों में हूपरों की संख्या बढ़ने से ज्यादा घरों को कवर किया जा सकेगा। मालवीय नगर में तो एक सप्ताह पहले 26 वार्डों के लिए 65 हूपरों से कचरा संग्रहण का काम शुरू किया जा चुका है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग और सब ये सारी चीज़ें नई है, टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ी और एडवांस है। तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी है तो और कुछ टर्म एंड कंडीशन भी ऐसे होती है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, नए लोग आएँ और एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। श्री कल्याण जी डिग्गीपुरी पदयात्रा संघ जयपुर की 57वीं लक्खी पदयात्रा चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास के साथ ही संतों महंतों ने ध्वज दिखाकर पदयात्रा को विधिवत रूप से रवाना किया। पदयात्रा में जयपुर सहित आसपास के गांवों के पदयात्री गोविंद देव जी सहित कई मंदिरों में दर्शन कर पदयात्रा के रूप में डिग्गी के लिए रवाना हुए। कोरोना संकट के कारण 2 साल बाद फिर शुरू हुई डिग्गी कल्याण जी की लक्खी पदयात्रा में शामिल पदयात्री 5 दिनों में करीब 85 किलोमीटर का सफर तय करके रविवार को डिग्गी कल्याण जी मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान जगह जगह भजन कीर्तन और सत्संग के कार्यक्रम होंगे। पदयात्रा रविवार को डिग्गी में कल्याण जी के निज मंदिर पहुंचेगी, जहां भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और गंगोत्री से लाए गए गंगा जल से कल्याण जी का अभिषेक किया जाएगा। और वही मैं आपको बता दूं कि ये डिग्गी कल्याण यात्रा जो है 57वीं यात्रा जयपुर से निकाली जा रही है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए आप लगातार देख सकते हैं और यहाँ पर जो है हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कैसे बैंड बाजे यहाँ पर सब मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष सब यहाँ पर आए हैं और वहीं प्रशासन का भी यहाँ पे सख्त जाब्ता है। चप्पे चप्पे पर हमें पुलिस दिखाई दे रही है, हर चौराहे पर पुलिस है और ट्रैफिक पूरी तरफ से जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। कुदरत ने भले ही उसे एक पैर और एक हाथ से महरूम कर रखा है, लेकिन वो अपने बुलंद हौसलों की बदौलत आसमान छूना चाहता है। एक पैर से ही सपनों का आसमान हासिल करने का हौसला देने वाली ये तस्वीर बिहार के जमुई जिले से आई है। गौहरनगर गांव का होनहार सूरज शिक्षक बनना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो 3 किलोमीटर की दूरी एक पैर से उछल कर पूरी करता है। कभी कभार कोई दोस्त मिल गया तो उसे साइकिल पर बैठा लिया, वरना वो इसी तरह उछल कर स्कूल पहुंचता है। सूरज फिलहाल 9वीं क्लास में पढ़ता है। जानकारी के मुताबिक पोलियो के कारण 2 साल की उम्र में ही सूरज को एक हाथ और एक पांव बेकार हो गए। इतना ही नहीं, इस दिव्यांग छात्र के पिता की मौत भी 4 साल पहले ही हो चुकी है। ऐसे में उसके पढ़ने की जिद को उसकी गरीब मां का साथ मिल रहा है।
क्या बनना चाहते हैं? टीचर। अच्छा, क्यों? टीचर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो अभी तक पढ़ाई लिखाई कैसे, परेशानी नहीं होती है तुमको? होती है सर। तो फिर? होती है तो अभी पर चल जाते हैं। क्यों? पढ़ने के लिए सर। पढ़ने के लिए? जी सर। तो क्या जिद की है क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर? जी सर। यूपी के बिजनौर से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक हाथी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और चारों तरफ गुब्बारे भी लगे हुए हैं। इस दौरान हाथी के कई साथी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये सभी जानवर फ्रूट केक का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सेलिब्रेशन 2 अगस्त को आलागढ़ एलिफेंट कैंप बिजनौर में हुआ। जिस 4 साल के हाथी का जन्मदिन मनाया गया उसका नाम सावन है। 4 साल के सावन हाथी के जन्मदिन के मौके पर स्पेशल केक तैयार करवाया गया था, जिसे देखकर हाथी के बाकी के साथी भी इसका लुत्फ उठाने के लिए आ गए। सभी ने केक काटते समय ताली बजाकर सावन का उत्साह बढ़ाया और सावन ने भी बड़े चाव से केक खाया। अधिकारियों ने सावन को हैप्पी बर्थडे भी कहा और फोटोज भी क्लिक करवाई। बता दें कि सावन हाथी का जन्मदिन बीते 4 साल से लगातार मनाया जा रहा है। कैंप में 9 हाथी 9 साल पहले कर्नाटक से लाए गए थे। इन्हीं में से एक हथनी कंचंभा ने 4 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सावन रखा गया था। बता दें कि कालागढ़ एलिफेंट कैंप यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है। मध्य प्रदेश के गुना में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा आकार ले रही है। इसकी ऊंचाई 111 फीट रहेगी। प्रतिमा पूरा पोसर स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी राम टेकरी पर स्थापित की जाएगी। राम टेकरी के हनुमान मंदिर के प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इस मूर्ति की लागत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आएगी। ये भव्य प्रतिमा 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। खास बात ये है कि जिस दिन 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, उसी दिन गुना में भी इस काम की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट शुरू होते ही राम टेकरी पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। वर्तमान में टेकरी पहुंच मार्ग का काम चल रहा है। रिटर्निंग वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा प्रतिमा के लिए बेस बनाना भी शुरू हो गया है। इसे मेटल कोटेड फाइबर से तैयार किया जा रहा है। प्रतिमा का वजन करीब 10 टन होगा। मंगलवार की शाम गुलाबी नगरी युवा कलाकारों के सुर ताल के सागर में गोते लगाती रही। जवाहर कला केंद्र का रंगायन सभागार में दर्शकों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर की छाप छोड़ चुके कलाकारों की वायलिन, शास्त्रीय गायन, पखावाज और कथक की ऊर्जावान प्रस्तुति का आनंद लिया। मौका था JKK की ओर से आयोजित युवा शास्त्रीय संगीत समारोह के तीसरे दिन का। कार्यक्रम में जयपुर के योगेश चंद मोठिया ने विशेष वायलिनी कैलाश रंजनी बेला का राग जोग छेड़ा। 3 ताल में अलाप, जोड़, छाला, विलंबित ताने, लयकारी से प्रस्तुति आगे बढ़ी। मध्य लय में गत बांधकर उन्होंने द्रुत्य लय में समापन किया। वहीं उदयपुर की डॉक्टर भूमिका त्रिवेदी ने राग श्याम कल्याण और बरहंस सारंग पेश कर कार्यक्रम को शास्त्रीय गायन की ओर मोड़ दिया, जबकि ऐश्वर्या आर्या ने पखावज वादन से श्रोताओं में ऊर्जा का संचार किया। अंत में जयपुर घराने की दिशा भट्ट ने कथक की प्रस्तुति से समा बांध दिया। भारत ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। सेंट किट्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। आखिरी 5 ओवर में कैरेबियाई बल्लेबाजों ने 56 रन बना दिए। काइल मेयर्स के बल्ले से सबसे ज्यादा 73 रन निकले। वहीं रोहमन पॉवेल ने 23 रनों की पारी खेली। भारत के सबसे ज्यादा 2 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारतीय टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 76 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
वहीं ऋषभ पंत ने भी 26 गेंद में 33 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने टी20 में 50 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वो टी20 इंटरनेशनल में 500 रन और 50 विकेट का डबल पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।